तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे फॉस्फोरस के यौगिकों के बारे में, फॉस्फोरस के कंपाउंड्स के बारे में। तो फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस के क्लोराइड्स, है ना, इनको अपन ने देखा था। तो जैसे फॉस्फोरस के हाइड्राइड है, जैसे अमोनिया होता है नाइट्रोजन का हाइड्राइड, ऐसे फॉस्फोरस का हाइड्राइड होता है जिसको बोलते हैं PH3, राइट। तो PH3 क्या है एक बार देखते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके उसमें लिखा हुआ है बेटा नोट्स के अंदर, है ना, दोबारा आपको लिखना नहीं है, आपको सिंपल सुनना है। तो PH3 क्या बोलते हैं इसको, नाम क्या है, फॉस्फीन नाम है, ठीक है। और फॉस्फीन की पहचान होती है, इसकी पहचान क्या है, वो ये है कि सड़ी मछली के समान गंध, ठीक है। गंध को क्या बोलते हैं, स्मेल, ठीक है। तो ये फॉस्फीन है, जो सड़ी हुई मछली होती है ना उसके जैसे बदबू आती है इसके अंदर। जैसे कुछ लोग वहाँ पर गए होंगे, समुद्र किनारे गए होंगे, या फिर कोई जोहड़ होता है अपने जैसे गांव में जोहड़ होता है, मछलियाँ मर जाती है तो कितनी बुरी बदबू आती है, तो वो फॉस्फीन के कारण ही होता है, राइट। तो ये फॉस्फीन एक गैस है जिसकी पहचान इससे करी जाती है ना। अगर हम और आगे बढ़ते हैं, फॉस्फीन का निर्माण कैसे किया जाता है, तो फॉस्फीन का निर्माण किया जाता है कैल्शियम फॉस्फाइड। कौन है, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो कैल्शियम फॉस्फाइड का जल अपघटन करा जाता है, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करते हैं। तो जल अपघटन करोगे तो इसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और दूसरा फॉस्फीन, दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ये पढ़ा है ना आपने, जल अपघटन आपने बहुत बार सुना है, n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो जल अपघटन में ये तो करते हैं अपन, एक तो Ca+2 है और ये P3- है। तो जल अपघटन में OH वाला भाग इससे जुड़ेगा और H+ वाला भाग इससे जुड़ेगा। तो इस तरीके से अपन PH3 बनाते हैं। एक और अभिक्रिया लिखी गई यहाँ पे कि सफेद फॉस्फोरस की, ये व्हाइट फॉस्फोरस है, ये आप बोल सकते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में सफेद फॉस्फोरस है। इसकी अभिक्रिया कास्टिक सोडा, राइट, जिसको NaOH बोला जाता है। तो कास्टिक सोडा से इसकी रिएक्शन कराई जाती है, तो तब जाके ये बनता है PH3+ Na2HPO2, ठीक है। तो ये फॉस्फीन बनते हैं इसमें, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, राइट। इंपॉर्टेंट किस वजह से है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि खूब सारे रिएक्शंस होते हैं ना, लेकिन एक कैटेगरी होती है विषमानुपातन, डिसप्रपोर्शन, विषमानुपातन। तो ये अभिक्रिया है, ये जो रिएक्शन है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है, विषमानुपातन अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन और फॉस्फोरस का ही रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, राइट। तो ये इसकी रिएक्शन है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, ये डिसप्रपोर्शन होता है इसमें, ठीक है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है इसमें। चलो गुड है। तो हम और आगे देखते हैं कि फॉस्फीन अगर बन रही है, इसको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, है ना। तो PH3 का शुद्धिकरण, या आप बोल सकते हैं प्योरिफिकेशन, कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं PH3 का प्योरिफिकेशन, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक। तो प्योरिफिकेशन करेंगे तो जहाँ पर PH3 है तो इसको HI में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सही है। HI विलयन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसको, तो HI में एब्जॉर्ब हो जाएगा, HI में अवशोषित हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है। भाई PH3 में भी लोन पेयर होता है इस तरीके से, तो ये लोन पेयर है, तो इसके कारण इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, क्षारीय है। और ये कौन है, HI,
अम्ल, एसिड, तो ये बेस है, ये एसिड है, तो रिएक्शन करके क्या बनेगा? सॉल्ट। तो PH4I ये सॉल्ट बनाता है, लवण बनाता है ना PH4I लवण बना लेगा। ये बेस, ये एसिड, ये क्षारीय अम्लीय लवण बनाएगा। अब चूंकि हमें तो शुद्धिकरण करना है ना मेरा भाई, शुद्धिकरण करना है, राइट? तो इसको वापस से हमें PH3 निकालनी पड़ेगी। तो PH3 वापस से कैसे निकलेगी? केवच से इसकी रिएक्शन कराई जाती है। तो आपको पता है ये PH3 प्लस HI है, राइट? तो केवच क्षार, प्रबल क्षार, ये भी क्षारी है लेकिन ये दुर्बल क्षार है, प्रबल क्षार है, तो इसकी अभिक्रिया इससे हो जाएगी और क्या बनेगा? यानी कि PH3 प्लस KI प्लस H2O, इस तरीके से बनेगा इसमें। तो पहले इसको अवशोषित करते हैं, HI में एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद केवच से रिएक्शन पे वापस से हमें PH3 प्राप्त हो जाती है, इस तरीके से शुद्ध हो जाती हो। क्योंकि जो अशुद्धियां होंगी वो HI में एब्जॉर्ब नहीं होंगी, केवल PH3 ही एब्जॉर्ब होगा, ठीक है? और इस तरीके से वहां हमें PH3 शुद्ध मिल जाएगा वहां पर, ठीक है? और अशुद्धियां वहीं रह जाएंगी। तो ये तरीका है PH3 को शुद्ध करने का। और इसमें अगर और बात करें कि PH3 की प्रकृति कैसे होती है, तो NH3 याद है आपको? NH3 के बारे में याद है? NH3 याद है आपको? अमोनिया, ऐसे क्या होता है? PH3 होता है। तो PH3 के अपन क्या बोलते हैं? ये लोन पेयर है, राइट? तो लोन पेयर के कारण कैसा है बताओ? लुईस बेस या लुईस क्षार की तरह होता है, ठीक है? बट क्या होता है? वीक बेस, वीक बेसिक, मतलब इतना प्रबल नहीं होता है, अमोनिया जैसे ज्यादा प्रबल होता है। PH3 इतना प्रबल नहीं होता है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है जितना कि NH3 होता है, अमोनिया होता है, ठीक है? तो वीक बेस होता है ये। चलो गुड है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ये किससे रिएक्शन करेगा? अम्ल से। ये रिएक्शन अभी अपन ने लिखी थी, PH4I, तो ये एसिड है, ये बेस है, तो ये सॉल्ट बना लेगा। और ऐसे H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो PH4 ऑल ट्वाइस SO4 लवण बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा। तो देख रहे हो? तो ये बताती है PH4 की सॉरी PH3 की दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में। अगर हम और बात करें इसकी PH3 की, और क्या बात कर सकते हैं अपन? आपके नोट्स में लिखे गए हैं कि ये क्या करता है? कुछ लवणों को अवक्षेपित करता है फॉस्फाइड के रूप में, ठीक है? तो जैसे कि कॉपर का एक फॉस्फाइड लिखा हुआ Cu3P2, तो कॉपर का फॉस्फाइड है, ठीक है? तो इसको अवक्षेपित कर देता है। और ऐसे ही लिखा होगा आपकी नोट्स के अंदर, कुछ और भी लिखा होगा, है ना? कॉपर का फॉस्फाइड है, ऐसे और भी फॉस्फाइड है, उसमें उसको अवक्षेपित करते हैं, ठीक है? तो इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, हम इसकी अभिक्रिया करते हैं, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करते हैं। तो कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करते हैं किसके साथ? PH3 के साथ। तो इसमें Cu3P2 का अवक्षेप बनता है। इसी तरह Hg2Cl2 प्लस PH3 करते हैं, तो इसमें Hg3P2। तो ये क्या कर रहा है? फॉस्फाइड के रूप में अवक्षेपित, फॉस्फाइड के रूप में अवक्षेपित, प्रेसिपिटेट, सही है? प्रेसिपिटेशन करता है। फॉस्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेशन कर रहा है इसका। प्रेसिपिटेट होता है ना, प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो नीचे बैठ जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है? तो ऐसा कर रहा है। तो इसके PH3 का जो इंटरेस्टिंग एक यूज है,
राइट। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र, समुद्र जानते हो ना, खूब सारा पानी, ब्लू है पानी, वो तो गाना है, ब्लू है पानी, ब्लू है पानी, दिन भी सनी सनी। लेकिन जो है, अगर कोई गया हो स्विमिंग पूल में, या स्विमिंग पूल पे देखा होगा आप लोगों ने, नीला कलर का दिखाई देता है, समुद्र है, समुद्र का पानी भी एक तरह से नीला ही दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे बाहर निकलते हैं, नीला ये नहीं बता रहा मैं, है ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि समुद्र में कोई आदमी चला जाता है, जहाज है, वो जा रहा है, ठीक है, या कुछ भी होता है समुद्र में, जैसे कोई जहाज संकट में आ गया, कोई प्रॉब्लम में आ गया है ना, कोई जहाज पे प्रॉब्लम्स हो गई, या जहाज का इंजन काम करना बंद कर दिया, मान लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो कोई जहाज अगर काम करना बंद कर रहा है, उसका इंजन काम करना बंद कर दे रहा है, तो समुद्र के बीच में, ठीक है ना, ओशंस के बीच में, आपको पता है वहाँ पर तो चारों तरफ पानी है, तो अपन हेल्प किसकी मांग सकते हैं, आप हेल्प तो मिलेगी नहीं आपको, तो क्या कर सकते हो आप, सिग्नल छोड़ सकते हो, राइट। तो कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, धुआं के सिग्नल होते हैं, जैसे अपन मोबाइल से सिग्नल भेजते हैं ना, वैसे धुआं के सिग्नल होते हैं। तो कोई अगर उस धुआं को देखेगा तो हेल्प के लिए आ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले के टाइम में, अब भी करते हैं, ठीक है, जब भी कोई समुद्र में जहाज फंस जाता है या कोई प्रॉब्लम में आ जाता है, तो स्मोक सिग्नल भेजता हूँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं होम्स सिग्नल। तो जैसे जहाज है ना, ये समुद्र के अंदर जहाज है, तो क्या करा जाता है, जहाज से कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के डब्बे, या अपन बोल सकते हैं सिलेंडर, जहाज से समुद्र के अंदर क्या फेंक दिया जाता है, कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के सिलेंडर फेंक दिए जाते हैं। तो उसमें जैसे डब्बा होता है ना, एक छोटा सा डब्बा मान लो, ये डब्बा है, ये डब्बे में छेद करके और समुद्र के अंदर फेंक दिया जाता है, इन दोनों कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड होता है उसके अंदर। तो जब वो समुद्र के अंदर जाएगा तो किससे, मतलब पानी के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में आएगा, पानी के। तो पानी के संपर्क में आएगा तो ये बनाएगा PH3, और ये क्या बनाएगा, C2H2। तो इसका दहन हो जाता है, इससे कुछ इसका दहन होगा, और दहन से क्या बनता है, दहन से खूब सारा धुआं उत्पन्न होता है वहाँ पर। तो वो जो धुआं एक सिग्नल के रूप में काम करता है, जिसको होम सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ, जहाज या समुद्र के बीच में अगर कोई जहाज संकट में आ जाता है, तो ऐसे केस में सिग्नल भेजने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड या कैल्शियम कार्बाइड के सिलेंडर को छेद करके समुद्र में फेंक दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे धुएं के छल्ले बनते हैं, राइट। छल्ला समझते हो, रिंग, वोर्टेक्स रिंग बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर उसको। तो धुएं के छल्ले बनते हैं, तो जिससे क्या होता है कि दूर पे कोई शिप जा रहा है ना, तो दूर कोई शिप, तो उसको देख सकता है धुएं के छल्ले को, और उसकी मदद को आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका यूज होता है ना। चलो और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। तो बढ़िया खाने को मिल रहा है आजकल। पहले तो भाई यहाँ पर आते थे आप लोग, और दुकान पे, कैंटीन पे ये खाने को मिलता था, खाना भी नहीं खा पाते थे आप लोग, है ना, प्रॉपरली खाना भी नहीं हो पाता था। कुछ लोग तो सुबह ही खा पी के आते थे और पूरा दिन यहीं रुकते थे, और बस से जाने के बाद फिर घर पे जाके खाना खाते थे। मैं भी सोचता था कई बार कि यार ये बच्चे परेशान होते होंगे, आप तो बढ़िया है ना, खूब खाना खा रहे हो हैं, चलो गुड है, अच्छा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन बोल रहे थे हाइड्राइड, हैलाइड, ऑक्साइड,
ऐसे क्या होता है, ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सी एसिड मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग, जिसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो। ठीक है, अम्लीय वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो तो वो होंगे ऑक्सी एसिड। तो आप अगर देखें तो कौन को, बहुत सारे ऑक्सी एसिड है ना। फॉस्फोरस के अगर आप एनसीईआरटी के अंदर जाओगे या आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको देखोगे तो जो आपकी किताब में बहुत सारे एसिड मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अपन जो कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं अपने, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ तो वो बता रहा हूँ जो आपकी नोट्स में लिखा गया है कि कौन कौन से एसिड हैं और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या देखना है। तो जैसे हम बात करें कि H3PO4, या पहले H3PO2 लिखते हैं, H3PO3 लिखते हैं और H3PO4 लिखते हैं। दोनों में, तीनों में ही हाइड्रोजन की संख्या 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ देते हैं अपन, राइट। और चूंकि इसमें 3 H है, यहाँ जोड़ देते हैं 3 H और ये डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देते हैं, O। ठीक है, तीनों की संरचना है। तीनों की संरचना अपन कैसे बनाते हैं, सब में P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, बना सकते हो। ठीक है, अब कितना ऑक्सीजन बचा है इसमें, राइट। तो तीनों चतुष्फलकी होते हैं, ये भी चतुष्फलकी, ये भी चतुष्फलकी, तीनों। ठीक है, अब कैसे बना सकते हो इसकी संरचना बताओ। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ा और एक यहां जुड़ेगा, लेकिन एक ऑक्सीजन बचा हुआ है तो OH। ठीक है, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं तो OH। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं तो OH। तो ये इनकी संरचना है। ठीक है, अगर हम इन संरचनाओं को देखें तो इसमें अगर हम बोले pH बंद कितने हैं तो इसमें pH बंद कितने हैं, 2, इसमें कितना है 1 और इसमें कितना है 0। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि यार pH बंद क्यों गिन रहे हैं हम, वाई। तो pH बंद इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि फॉस्फोरस एक बड़ा परमाणु है, बड़ा एटम है, फॉस्फोरस एक बड़ा लार्ज एटम है और हाइड्रोजन का एक स्मॉल एटम है। ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है ना। ठीक है, तीसरे आवर्त का है, तीसरे पीरियड का है और ये फर्स्ट वाले का है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो ये pH बॉन्ड है ना, तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि pH बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, जिसको बोलते हैं दुर्बल होते हैं। ठीक है ना, कमजोर होते हैं। वो दुर्बल होते हैं, कमजोर क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि P ये क्या है, लार्ज है, वो बड़ा है। ठीक है ना, वो 3rd पीरियड से है, तीसरे आवर्त से है। और हाइड्रोजन क्या है, वो छोटा परमाणु है, छोटा एटम है, स्मॉल एटम है। ठीक है, तो ये pH बॉन्ड वीक है, इसलिए अपन बात कर रहे थे। तो ये बताओ वीक है तो जल्दी टूटेगा, राइट। तो आप ही बोल सकते हो कि इसमें ये 2 बॉन्ड है, ये जल्दी टूट सकते हैं, इजीली टूट सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा एक ही बॉन्ड है और इसमें एक भी बॉन्ड नहीं है। तो चूंकि टूटेगा तो ये क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जब इस बंध का वियोजन होगा, इस बंध का डिसोसिएशन होगा, इस बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, तो ये हाइड्रोजन जो है ना, आपको पता है हाइड्रोजन क्या करता है, रिडक्शन करता है ना भाई, अपचयन करता है ना। ठीक है, इसलिए अपन बोल सकते हैं
कि ये जो पीएच बंध का वियोजन होगा ना, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि H3PO2 की प्रकृति कैसी होगी पता है आपको, या नेचर, अगर हम बात करें कि इसके नेचर कैसी है, तो अपन बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपचायक। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर होगी, अपचायक प्रवृत्ति होगी। ठीक है, तो एक बोर्ड का क्वेश्चन है कि H3PO2 की अपचायक प्रवृत्ति का क्या कारण है। So what is the reason for reducing nature of H3PO2? तो क्या रीजन है इसका? It is due to weak pH bond। ठीक है, या इसके अपचायक प्रवृत्ति के क्या कारण है कि इसमें दुर्बल या कमजोर पीएच बंध पाए जाते हैं। और दुर्बल क्यों होता है मैंने आपको बताया, फॉस्फोरस बड़ा है, आकार बड़ा है, उसका साइज बड़ा है, हाइड्रोजन आकार छोटा है। ठीक है ना, पहले फर्स्ट वाले से बिलोंग करता है, पहले वाले आवर्त से बिलोंग करता है, तो दोनों के बीच में ओवरलैपिंग वीक होगी, ओवरलैपिंग वीक होगी तो वीक बॉन्ड बनेगा, कमजोर बॉन्ड बनेगा। तो अगर यहाँ से बात करें तो अगर इसमें बोले तो अगर हम बोले तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा हुआ, H3PO2, फिर H3PO3 और फिर H3PO4, ये इसकी रिड्यूसिंग नेचर होगी। ठीक है, जो इसके रिएक्शन में भी दिखती है, तो जैसे बेंजीन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, आपके नोट्स में आप लोगों को लिखा हुआ। ठीक है, तो नोट्स में कुछ ऐसे रिएक्शन लिखे होंगे कि AgNO3 है, तो AgNO3 का क्या करता है, ये अपचयन करता है ये। ठीक है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या करता है, ये अपचयन कर देता है ये। ठीक है, तो अपचायक प्रवृत्ति की बात कर रहा था मैं। तो अपन ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना AgNO3 है या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं H3PO2 से, तो ये इसका रिडक्शन कर देता है बेंजीन के अंदर और इसका Ag में रिडक्शन कर देता है। ठीक है, बेंजीन में अपचयन कर देता है उसका। तो ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अगर इसमें बात करें कि एसिड की बात करें, है ना, तो इसमें कितना है बताओ, कितना हाइड्रोजन है जो इससे अटैच है, एक। तो ये क्या होगा, मोनोबेसिक या एक क्षारकीय है। ठीक है, ये एक ही H+ दे सकता है, ऑक्सीजन से एक ही जुड़ा है ना भाई। हेलो, ऑक्सीजन से कितने H जुड़े हुए हैं, ये तो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ने वाला तो एक ही है। तो यानी कि ये वाला क्या होता है, H3PO2 कैसा होता है, वो एक क्षारकीय होता है। ठीक है, मोनोबेसिक हो सकता है। ठीक है, एक ही H+ दे सकता है। एसिडिक इसमें एक ही H होता है, राइट। तो आप बोल सकते हो कि यानी कि जो ना 1H+ डोनर। ठीक है, तो ये बताओ कि इसमें ये कितना H+ दे सकता है, ये बताओ, इसकी संरचना को देखते हुए, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हुए बताओ। तो कितना जुड़ा हुआ है, कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यानी कि ये कितने H+ दे सकता है, तो ये 2 H+ दे सकता है, तो 2 H+ डोनर है ये, राइट। तो क्या हो जाएगा, डाइबेसिक होगा ये। डाइबेसिक का मतलब ये हो जाएगा द्विक्षारकीय हो जाएगा। ठीक है, H3PO3 है, अभी मैंने बताया था इसकी संरचना। तो H3PO3 कैसे होता है, इस तरीके से। तो कितने H जुड़े हुए यहाँ पर, 3, O से जुड़े हुए 3 है, ये भी O से जुड़ा हुआ, ये भी O से जुड़ा हुआ, ये भी O से जुड़ा हुआ। तो आपने क्या बोला कि कितने H+ दे सकता है, 3 H+ डोनर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ट्राइबेसिक, त्रिक्षारकीय। ठीक है, तो ये तीनों एसिड है, तो ये H3PO3 है, PO2 है, ये H3PO3 है और ये H3PO4 है। तो इनमें जो है ना एसिडिक नेचर अलग अलग है, लेकिन
H3PO2 एक क्षार की है, वो द्विक्षार की है, और वो त्रिक्षार की है। इस तरीके से अपन बता रहे थे। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें, ये ऑर्गेनिक में बताते हैं, रेजोनेंस से बताते हैं, अनुनाद से, कि H3PO2 ये ज़्यादा एसिडिक होता है बजाय किसके, H3PO3 के, बजाय किसके, H3PO4 के। इस तरीके से ये इसके एसिडिक नेचर का रीजन होता है। तो आप अनुनाद पढ़ोगे ऑर्गेनिक के अंदर, तो वहाँ बताया जाता है किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो, और बात करते हैं हम, ठीक है, इसके नाम भी लिखे हुए हैं आपकी कॉपी के अंदर, नोट्स के अंदर। क्या क्या नाम है इसके, नाम लिखे हैं ना। H3PO4 का क्या नाम है? और तो फॉस्फोरिक अम्ल। H3PO3 का क्या नाम है? लिखे है ना आपकी कॉपी में, ये है ऑर्थो फॉस्फोरस अम्ल। और H3PO2 का क्या नाम है? हाइपो फॉस्फोरस अम्ल। चलो गुड है, ठीक है। तो आप इनको याद करना है ना, कौन कौन से क्या क्या नाम है। ठीक है, गुड है। तो ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ये दोनों संरचना बनी हुई है एज इट इज। अगर आप पढ़ा होगा आप लोग, या आप नोट्स आपको दिए गए, खोल के भी पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है ना। कुछ लोग कह रहे होंगे हमारे यहाँ तो जो है ना नेट ही नहीं आता है, मतलब हमारे यहाँ मोबाइल में बैटरी चार्ज नहीं होती है ना, लाइट ही बहुत कम आती है हमारे यहाँ तो, ठीक है। और अब मेरा छोटा भाई है ना, वो गेम खेल के सारी बैटरी ख़त्म कर देता है, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसे रीजन आप लोग दे रहे होंगे, मुझे नहीं पता क्या आप बता रहे हैं क्या नहीं, लेकिन नोट्स में ये चीज़ें हैं तो आप इसको देखोगे। जैसे ये दो H3PO4 के अणु हैं, ये एक अणु है और ये दूसरा अणु है। अगर इसको मान लेते हैं जोड़ देते हैं तो ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, राइट। तो ये डिहाइड्रेट होगा, ये H+ और ये OH, तो ये H2O के रूप में निकल जाएगा। किसके रूप में? वाटर के रूप में। ये H+ टूट के अगर यहाँ जुड़ जाएगा तो H2O बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आ गया H2O बन गया है, और यहाँ पर O-, तो ये अगर यहाँ से जुड़ जाए तो हट सकता है नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको, इन दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ सकते हो और इसका वो बना सकते हो कि क्या क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर इन दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ा जाए इस तरीके से जल को हटाते हुए, तो क्या बनेगा इसमें? कैसी संरचना बनेगी? हाँ, ये संरचना बनेगी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या नाम है इसका? H4P2O7। देखना एक बार, सही है ना? 2 3 3 6 और एक 7, हाँ ठीक है, H4P2O7 है। तो ये ऐसे नहीं बनेगा, इसको गर्म करना पड़ता है। क्या करेंगे? गर्म करेंगे तब जाके ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह की संरचना बनेगी। अच्छा, ये तो दो ही मॉलिक्यूल को जोड़ा है, अगर वो खूब सारे मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे तो और गर्म करना पड़ेगा भाई। जैसे दो जुड़े हैं ना, ये साइड में और किसी से जुड़ सकता है ये, राइट। तो अगर इसको बात करें कि जब किसी चीज को गर्म करके दो अणुओं को आपस में जोड़ा जाता है, राइट, ये फॉस्फोरिक अम्ल के दो अणु हैं, इनको आपस में जोड़ा गया है, दो मॉलिक्यूल को जोड़ा गया है गर्म करते हुए, तो इसका नाम क्या हो जाता है? पायरो फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये शब्द जुड़ जाता है पायरो, है ना, पारो नहीं है ना, ठीक है, पारो है ना। देवदास देखिए, तो देवदास में होता है पारो, होती है, होता नहीं है, ठीक है।
तो ये क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। कब होता है, जब दो मॉलिक्यूल को गर्म किया जाता है, राइट, और उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, तब जो बनता है ना संरचना, उसको बोलते हैं इस तरीके से, पायरो वर्ड यूज होता है। अब अगर ऐसे ही बहुत सारे अगर अणुओं को जोड़ दिया जाए, सिर्फ इन दो को नहीं, बहुत सारे अणुओं को जोड़ दिया जाए आपस में, ठीक है, इस तरीके से, तो पॉसिबल है ना। ठीक है ना, पॉसिबल है ना। तो ये आपको पता है कि ये ऐसे हट जाएगा, OHH OHH हटा सकते हो आप इस तरीके से। तो ये संरचना बनेगी क्या, P डबल बॉन्ड O, ये उधर जुड़ेगा किसी से, OH O, P डबल बॉन्ड O, OH O, P डबल बॉन्ड O, OH। तो ऐसे ये संरचना बनती चली जा रही है, इधर चलता चला जाएगा, इधर चलता चला जाएगा, सही है। तो ये क्या है कि रेखीय बहुलक के रूप में है। किसके रूप में, रेखीय बहुलक है एक तरह से, किसका, H3PO4 का। तो इसको बोल सकते हैं कि पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम इसका, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड इसका नाम है, ठीक है। तो कैसे बनाया अपन ने, इसको गर्म किया, गर्म तो वहां भी कर रहे थे, और गर्म किया, तो यही अणु और किसी से भी अटैच हो सकते हैं, इस साइड और उस साइड में, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये देखा कि H3PO4 को गर्म करने पर बनता है H2P2O7। इसको और तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है, HPO3N। क्या बन रहा है, HPO3N। अगर इसका सूत्र देखें तो HPO3 है ना, ये देखो, ये ऑक्सीजन है, ऐसा ही ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड यहां पर है, ये वाला बॉन्ड देख रहे हो। तो अगर इसका सूत्र देखा जाए तो क्या सूत्र है इसका, बताओ भाई। ये संरचना बार बार रिपीट हो रही है ना, हर बार यही संरचना है, जैसे ये संरचना यहां भी है, देखो, ठीक है, यही संरचना यहां भी है। तो ऐसे n नंबर ऑफ संरचना है यहां पर, ठीक है। ऐसे ही क्या है, अनलिमिटेड, अनंत संरचनाएं हैं। तो अगर इसमें देखा तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एक है, हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन 3 है। तो इसकी कैसे लिखेंगे, HPO3N, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसा हुआ, HPO3N है, ठीक है। इसको गर्म करते हैं, ये बनता है, जो क्या है, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल है। ये पायरोफॉस्फोरिक अम्ल है, और गर्म करते तो HPO3N बनता है, यानी कि पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा ही, ठीक है, कैसे हम बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते। चलो, गुड है। भाई साहब हो गया। अब एक संरचना और गिवन है ना आपके उसके अंदर, ठीक है। तो वो शायद ये है HPO3, ओके। तो ये कैसे बनाना, आपको ट्रायंगल बना सकते हो आप, ट्रायंगल बना सकते हो। इसके बाद में ऐसे बना सकते हो, ओके। हर एक फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड हो और OH, डबल बॉन्ड हो OH,
राइट। तो अभी अपन ने ऐसा कुछ देखा था कि HPO3 तो HPO3 3, तो अभी कुछ देखा था ना HPO3N, तो ये उसी तरीके से है। तो वहां पर क्या था कि डबल बॉन्ड O भी था, OH भी था, ठीक है। लेकिन इसमें ये फर्क है, वो लीनियर पॉलीमर था, रेखीय बहुलक था, उसमें साइड बाय साइड जुड़े हुए थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, साइड बाय साइड नहीं जुड़े हुए हैं, और इसमें क्या है, एक चक्रीय साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि साइक्लो ट्राई, या हिंदी में बोल सकते हैं कि जिसका चक्रीय है ना, क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, राइट। तो साइक्लो मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं इसको। अच्छा, साइक्लो ट्राई नहीं, ये होगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, है ना। वैसे ट्राई फॉस्फोरिक एसिड ही है, क्योंकि 3 है यहाँ पर, 1 2 3, है ना, लेकिन नाम इसको ऐसे दिया गया है। तो खत्म होता है ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर मतलब 15th ग्रुप कंप्लीट होता है। शायद एक कुछ और रिएक्शन इसमें लिखा हुआ है कि H3PO3 का विषमानुपातन अभिक्रिया लिखी गई है, शायद इसको गर्म करने पर यह विषमानुपातित होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो विषमानुपातन जो भी अभिक्रिया होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे इसका विषमानुपातन +3 से जैसे +5 और -3, इसका विषमानुपातन हो रहा है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है, वाटर बन रहा हो। तो इस तरीके से मतलब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके बाद अपना जो आएगा ना, ग्रुप नंबर आएगा 16, ये ग्रुप नंबर 15 था, राइट। तो ग्रुप नंबर 15 में इम्पोर्टेंट है, बड़ा है, राइट, थोड़ा सा मीटर ज़्यादा है ग्रुप 15 में। ग्रुप 16 थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा होगा, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होगा। और ग्रुप 17 और छोटा होगा, ग्रुप 18 और छोटा होगा, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक चैप्टर वो याद नहीं होता है इतनी जल्दी, इतना आसानी से। तो आप लोगों को उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, उसको बार बार पढ़ोगे तो रिवाइज करोगे तो वो याद हो जाएगा आपका एज इट इज, ठीक है। आपका जो मतलब जो ना किताब शुरू होती है सॉल्यूशन विलियन वाले चैप्टर से, ठोस अवस्था वाले चैप्टर से, लेकिन आप लोगों को ये चैप्टर कराया गया है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बात है यार, ये चैप्टर स्टार्ट क्यों कराएं, ये विलियन शुरू करते हैं तो बढ़िया रहता है। हाँ सही कह रहे हैं, विलियन शुरू करता है या सॉलिड स्टेट शुरू करता है तो मेरे लिए भी आसान होता है, बहुत ईजी होता है मेरे लिए तो। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो ये चैप्टर वैसे भी जो ना आपको याद करना होता है, ठीक है। तो बेटर है हम घर बैठ के इन चीज़ों को याद करें। तो लॉकडाउन खुलता है तो ठीक है, नहीं खुलता है तो सॉल्यूशन विलियन ठोस अवस्था ये चैप्टर अपन कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, वो वहाँ से शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने सोचा कि जो याद करने वाली चीज़ें अगर वो पहले अगर बता दी जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि याद करने वाली चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाता है, सही है ना। तो इसलिए ये चीज़ पहले कराई गई है, ठीक है। तो इसका लॉजिक ये है पहले कराने का, है ना। तो दिमाग में कुछ इस तरह का नहीं रखना है कुछ भी कि यार पी ब्लॉक पहले क्यों करा रहे हैं, है ना, पहले वो करा देते तो बढ़िया रहता है, ठीक है बच्चों। तो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं रखना है, जो कराया जा रहा है उसको ढंग से पढ़ना है आप लोगों को। और जो है ना, जब आपका टेस्ट हो तो आप लोग अच्छे नंबर लेके आए, तो यही मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से, ठीक है। थैंक यू।